जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज एसएससी जीडी में रॉ मार्क्स वर्सेस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का लेकर मैं वीडियो बनाने आया हूं। आपको बताऊंगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट में क्या फ़र्क रहने वाला है, मतलब कट ऑफ कैसे रहेगी या क्या रहेगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किस तरह से कितने आपके बढ़ाए जा सकते हैं, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो किसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं और कौन सी शिफ्ट ऐसी है जो कि सब ज़्यादा टफ मानी जा सकती है या क्या है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में अगर आप देखते हैं, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं रखूँगा, तो आप रिजल्ट से पहले आप रिजल्ट का अनुभव कर लेंगे कि आप आखिर कब सेफ़ हैं और कब नहीं, और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप 100% सेफ़ माने जाएंगे और आपके आंसर की में देखिए। सबसे पहले तो आपको आंसर की का इंतज़ार करना होगा। जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक आपको एग्जैक्ट आपके रॉ मार्क्स नहीं पता चल पाएंगे। आंसर की में जो नंबर शो होंगे आपके, वो आपके रॉ मार्क्स होंगे, ठीक है। रॉ मार्क्स जिसको कहते हैं, मतलब कि जो आपने गेन किया है। उसके अलावा जो रिजल्ट में घोषित होगा, यानी जो नॉर्मलाइज्ड करके जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स घोषित होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में और रॉ मार्क्स में ये फ़र्क होगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि ये कोई शिफ्ट है जो कि ईजी शिफ्ट है। ईजी शिफ्ट कैसे पता चलती है और टफ शिफ्ट कैसे पता चलती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप समझ सकें कि आखिर कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जितनी भी अपडेट आपकी आएगी एसएससी जीडी संबंधित, वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी ईजी शिफ्ट, मान लीजिए कि आपने 80 क्वेश्चन का पेपर था, 1 घंटे का टाइम था, ठीक है। 1 घंटे में आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इधर क्या हुआ कि 1 घंटे में अभ्यर्थियों ने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया। तो अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, भले आपने सही किया या फिर गलत किया, ये मायने नहीं रखता। आपने जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और यहाँ पर सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया। यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो अभ्यर्थी ने अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब उसे ये अनुभव था कि हाँ, ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन टफ है, ये मैं नहीं कर सकता। तो उसने 57 या 58 क्वेश्चन सही कर दिया। अब यहाँ पे 80 तो अटेम्प्ट किया, लेकिन क्वेश्चन सही हुए उनके 50, 30 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन अभ्यर्थी का ये मानना था कि हाँ, इसमें क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, मुझे आसान लग रहे हैं, उसने 80 अटैम्प्ट कर दिए। तो पहला तो यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि 80 जहाँ पे अटैम्प्ट हुआ है वो आसान माना जाएगा, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू 60। अब बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो इस पर कमेंट करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो जो अभ्यर्थी के 60 में 58 सही हो गए, ये नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बेनिफिट पालेगा अकॉर्डिंग टू 80 में 50 सही करने वाले के, ठीक है। इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि अटेम्प्ट उतने ही करना जितने क्वेश्चंस आ रहे हों। हाँ, ये है कि एक्यूरेसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये शिफ्ट टफ कब मानी जाएगी, जब आपके अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, ठीक है। इससे ये निर्धारित हो जाएगा कि हाँ, ये शिफ्ट टफ थी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लो किसी शिफ्ट में 100 स्टूडेंट ने सही क्वेश्चन किया या फिर जितने भी क्वेश्चन सही किए, उसका एवरेज मार्क्स आ रहा 60, और कहीं पे अभ्यर्थी 100 हैं जहाँ पर 40 ही आ रहा है। अब 40 वाले को तो 60 बनाएंगे नहीं, ये आप मान लीजिए, अगर आप ये मानना चाहते हैं तो। या फिर किसी ने 30 क्वेश्चन ही सही किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 60 वाले के बराबर 30 वाले को ले आएंगे, ठीक है। मतलब 30 के बराबर 30 वाले मार्क्स को बढ़ा के वो 60 कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता। ये बात तो आप मानते ही होंगे कि पता चला किसी ने 80 अटेम्प्ट कर दिया, उसके क्वेश्चन 30 ही सही हुए और 50 गलत हो गए। तो क्या तुम्हें लगता है कि, क्योंकि भाई बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका 50 प्लस होगा, तो क्या ये 30 को 50 प्लस कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप ये मान लीजिएगा कि अटेम्प्ट के आधार पर शिफ्ट जो है वो मानी जाती है कि टफ थी या फिर आसान। किसी ने 80 अटेम्प्ट कर लिए और उसके 50 सही हो गए, तब भी इसके 2-3 मार्क्स हो सकता है कि बढ़ा दें, बड़ी बात है। लेकिन जो 60 में 58 सही कर रहा है वो ज़्यादा सेफ है अकॉर्डिंग टू 80 में 50 सही करने वाले के, ठीक। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो अब नॉर्मलाइजेशन में देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि जो एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज का उन लोगों के पास एक स्केल होती है कि इस मार्क्स को एवरेज मानकर उस मार्क्स के अकॉर्डिंग सबको वो लेवल में लाएंगे, ठीक। तो जो ज़्यादा वाला है उसके मार्क्स बढ़ते हैं, जो 58 किया रहेगा उसके मार्क्स हो सकता है 65 हो जाए, ठीक है। ये आपके रॉ मार्क्स हो सकते हैं और ये आपका नॉर्मलाइज हो सकता है, लेकिन 50 वाले को 85 नहीं करेंगे, ये बात आप मान लीजिएगा 100%, ठीक है। सॉरी, 50 वाले को 65 नहीं करेंगे। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 120 से आपको 125 128 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे वही आपकी कट ऑफ बनेगी। अब उसके बाद लगभग आपके 3,70,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे पेट के पीईटी के लिए, ठीक है, यानी कि रनिंग के लिए।
अब जो टॉप 3,70,000 अभ्यर्थियों में चुना जाएगा वही फिजिकल में बुलाया जाएगा। और आपको पता है कि एक अभ्यर्थी पे 8 कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाला है, जो कि फाइनल मेरिट इन्हीं के आधार पर बनाई जाएगी। आपको मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है, तभी आप रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। आपका एग्ज़ाम निकलना बड़ी बात हो सकता है कि ना हो, लेकिन आपको रनिंग बेहद आपके लिए रनिंग तो एक ऐसा कंपटीशन है कि जो कि पूरी तरह आप पर ही निर्भर है। एग्ज़ाम एक अलग चीज़ होती है, रनिंग एक अलग चीज़ होती है। इसमें आपका माइंड चेक किया जाता है, इसमें आपका फिजिकल चेक किया जाता है। तो मानसिक और शैक्षिक दोनों रूप से जो पूर्ण पाया जाता है वही आप इसमें चयनित हो पाएगा। तो इसके लिए आपने चलो एग्ज़ाम तो आपने क्वालिफाई किया, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि 120 तो बहुत हाई कट ऑफ होगी रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपने 110 मार्क्स भी सही किया है तो आपको चुना जा सकता है। अगर आपका नॉर्मलाइज्ड में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 110 मार्क्स सही किया है तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। रनिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचने वाला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस मार्क्स की बात कर रहा हूँ तो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर इस मार्क्स के अंतर्गत आ रहे हैं, अगर इस मार्क्स के अंडर हैं, तो वो अपनी रनिंग कंप्लीट कर लें। इसमें जो भी नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा वो कट ऑफ वही उनकी रहने वाली है। और जबकि सारे एनालिसिस मैं पिछली वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि कितने परसेंटेज अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 50 प्लस हैं, कितने परसेंट अभ्यर्थी हैं जो कि 55 प्लस हैं, कितने परसेंट अभ्यर्थी हैं जो कि 60 प्लस हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी संख्या नहीं होने वाली है। 55 से ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी नहीं हैं जो कि आपकी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हाई कर दें। हाँ, नॉर्मलाइजेशन एक वक्त हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकता है। अगर कोई 50 है तो उसके मार्क्स अगर बढ़ाकर 55 कर देते हैं तो फिर इस चीज़ में परिवर्तन देखा जा सकता है कि जो मैंने परसेंटेज बताए हैं उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। लेकिन आप ये मान लीजिएगा कि अगर आपके मार्क्स इतने बन जाएंगे, लगभग आपके 54 से 55 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं अभी अकॉर्डिंग टू आंसर की जो भी शो होगा, अगर उसमें आपके 54-55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप रनिंग के लिए फ़िलहाल सेलेक्ट हो जाएंगे और रनिंग में जो क्वालिफाई होगा वो फाइनल मेरिट में जाएगा। ये बात आप मान लीजिए। तो यही मैं आज आपको बताने वाला था और ये मैंने आपको जानकारी दे दी है इस वीडियो में। इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और एसएससी जीडी का फाइनली आपको मैं बता दूंगी आंसर की जो है ये जल्द ही आ सकती है। और आंसर की का लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर कब तक आ सकती है, कब तक। तो मैंने आपको इसके पहले भी मैंने कहा था कि आपके लिए आंसर की या फिर कोई भी अपडेट ऐसी रहेगी तो आप लोग अगर चैनल से जुड़े हैं तो अपडेट तो आपको मिल जाएगी। और आप लोग जिस भी क्षेत्र से हैं तो उस क्षेत्र के बारे में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, क्योंकि स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ भी जाएगी। तो स्टेट वाइज किसकी कहाँ, वैसे भी यूपी और बिहार सबसे ज़्यादा हाई रहने वाला है, आप ये बात बखूबी जानते हैं। तो बिहार और यूपी के अलावा और जो भी स्टेट्स हैं खासकर तो सभी पहले कमेंट करके बताएं कि किसके कितने मार्क्स हैं। फिर मैं अगली वीडियो में जब आंसर की का जिक्र करूंगा, जब आंसर की जल्द ही आने वाली है तो उसको मैं विस्तारित रूप से सब अभ्यर्थियों के साथ, यानी जो भी अभ्यर्थियों से मेरा कांटेक्ट है उन सभी के साथ मैं नंबर शेयर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आपको कितने किसके मार्क्स बढ़ सकते हैं और उसके बाद फाइनल मेरिट तक कौन पहुंच सकता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।